पड़ोस में कई सालों से बंद पड़े मकान में 6 दिनों पहले ही एक आदमी रहने आया है। शायद वो इस घर का मालिक है। मैं सचिन, मेरी उम्र 17 साल है। खैर, पड़ोस वाले मकान में जो आदमी रहता है वो पहले दिन से ही मेरी नज़रों में चढ़ा हुआ है। चौड़ा शरीर और लंबी कद-काठी वाला वो आदमी बेहद खड़ूस मालूम पड़ता है। हर वक्त वो अपने घर में ही बंद रहता है और कभी कभार घर से निकलता है तो हाथ में एक बड़ी सी काली थैली लेकर निकलता है। उसके सर पर एक काली हैट होती है। वो नदी की तरफ जाता है और वापस आता है तो खाली हाथ आता है। एक और अजीब बात कि जब से वो आया है, गली में धीरे धीरे कुत्तों की संख्या कम होती जा रही है। और 10-15 दिन बाद जब कॉलोनी वालों ने भी इस बात पर तवज्जो दिया तो सबने यही कहा कि यकीनन वही आदमी कुत्तों को मार कर खाता है और फिर उनकी हड्डियों को थैली में भरकर नदी में फेंक कर आता है। लेकिन मैं ये बात मानने को तैयार नहीं था। और फिर आखिर कोई आदमी कुत्ते को मारकर कैसे खा सकता है? हाँ, उसके घर के आसपास से आती वो सड़न की बदबू इसी बात की ओर इशारा करती है कि वो अंदर मांस काटता है। लेकिन वो बदबू इतने सालों से बंद पड़े घर की दीवारों की सीलन और फर्नीचर की भी हो सकती है। वो आदमी आखिर अंदर करता क्या था, ये जानने की दिलचस्पी तो पहले से ही थी मुझ में। लेकिन मेरी उत्सुकता और भी ज़्यादा बढ़ी जब एक रात नींद न आने की वजह से तकरीबन 12 बजे मैं अपने घर की छत पर टहल रहा था। तब मैंने देखा कि पड़ोस वाले घर से वो आदमी अपनी काली हैट पहने निकला, लेकिन आज वो खाली हाथ था। घर से बाहर निकलकर वो आज अक्सर जाता उस दिशा से उल्टी डायरेक्शन में गया। मैं देखना चाहता था कि आखिर वो करने क्या गया है, इसीलिए मैं छत पर खड़े खड़े ही उसके वापस आने का इंतज़ार करने लगा। और करीबन 25 मिनट बाद वो लौट कर आया और उसने पीठ पर एक बोरा लाद रखा था। मैं जानना चाहता था कि वो आदमी दिन के उजाले में थैली में क्या भर कर ले जाता है और रात को बोरे में क्या लेकर आता है। इसीलिए अगली रात मैं 11:30 बजे अपनी छत पर उस आदमी के घर से निकलने के इंतज़ार में खड़ा हुआ और 11:55 पर वो आदमी घर से निकला और कल गया था उसी दिशा में चला गया। मैं दौड़ा दौड़ा छत से नीचे उतरा और बिना आवाज़ किए चुपचाप घर से बाहर निकलकर पहुंचा पड़ोस वाले घर के सामने। गेट खुला था। इधर उधर देखकर मैं उस घर के अंदर घुसा और अंदर जो सड़ी गली जानलेवा बदबू छाई हुई थी वो सिलन की नहीं हो सकती थी। दरवाजे से 4 कदम अंदर की ओर लेते हुए अपनी नाक को हाथ से ढककर मैंने चारों तरफ नज़रें घुमाई। मुझे ऐसा कुछ भी नहीं दिखा जिससे वो बदबू आ रही थी। लेकिन एक चीज़ मुझे अजीब लगी कि बाकी सारे कमरों को छोड़कर एक कमरे के दरवाजे पर मोटा प्लास्टिक ट्रांसपेरेंट पर्दा लगा था और उस पर्दे पर लाल रंग के बड़े बड़े उंगलियों के निशान भी छपे हुए थे। मैं धीमे धीमे पर्दे वाले उस कमरे के दरवाजे पर पहुंचा। पर्दा हटाया तो सामने का नज़ारा देख मैं मेरी उल्टी रोक नहीं पाया, क्योंकि सामने उस कमरे में कहीं ढेर सारी हड्डियाँ, कई सारे कुत्ते बिल्लियों के कटे हुए सर पड़े थे और वहीं कोने में आधा कटा इंसानी धड़ भी पड़ा था। मेरे पैर कांपने लगे थे, मेरी सांसें फूलने लगी थी। इतना भयानक नज़ारा मैंने फिल्मों में भी नहीं देखा था। लेकिन अभी तो शायद शुरुआत थी, क्योंकि बाहर से आते 2 कदमों की आहट ने मेरी बची खुची हिम्मत भी पस्त कर दी, क्योंकि ये वही आदमी वापस आ रहा था। मुझे अपनी जान खतरे में लग रही थी। मैंने इधर उधर देखा तो वहीं एक बेड दिखाई दिया। मैं दौड़कर उस बेड के नीचे घुस गया और तभी दरवाज़ा खुला। कोई अंदर आया। दरवाज़ा बंद हुआ। 10 कदम चलकर मिट्टी से सने 2 कदम कमरे के बीचों बीच आकर रुके। उस आदमी ने लंबी सांस लेकर कुछ सूंघने की कोशिश की और पीठ पर लदे उस बोरे को ज़मीन पर गिरा दिया। ज़मीन पर गिरते ही उस बोरे का मुंह खुला और एक गर्दन उस बोरे से बाहर आई। चीख न निकले इसलिए मैंने अपने मुंह को कसकर दबाया। बोरे से निकली उस गर्दन का चेहरा मिट्टी से भरा था। शायद वो उसे कब्रिस्तान से लेकर आया था। तभी मेरी नज़रों के सामने
वो आदमी चलकर उस बेड तक आया जिस बेड के नीचे मैं छुपा हुआ था। मेरी धड़कनें उसे पास आता देख फड़ फड़ करने लगी थी। उसने अपने जूते निकाले और बिस्तर पर लेट गया। मैं सोच ही रहा था कि शायद वो आदमी सोने वाला है और उसके सोते ही मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। लेकिन तभी वो बिस्तर से अपने कंधे से पैर लटका कर बैठा और फिर बिना जूते पहने खड़ा हुआ। ज़मीन पर पड़ी उसी लाश तक गया और उसे बोरे से निकाला और लाश का एक हाथ पकड़ उसे घसीटता हुआ उसी कमरे में लेकर गया जहां मांस और हड्डियों का ढेर लगा था। मैं जानता था कि वो उस लाश के साथ क्या करने वाला है, लेकिन मेरे लिए ये मौका था वहाँ से भाग जाने का। मैं बिना आवाज़ किए घसीट घसीट कर बेड के नीचे से निकला और खड़ा होकर दरवाजे की तरफ जैसे ही मुड़ा तो एक पल में मेरी रगों में बहता खून थम सा गया, क्योंकि दरवाजे पर वही आदमखोर खड़ा था और अपनी लंबी जीभ अपने चेहरे पर फिराते हुए मेरी तरफ ही देख रहा था। मैंने उससे कहा, मुझे जाने दो, और तब वो आदमखोर मेरी तरफ बढ़ते हुए बोला, ताज़ा मांस मुझे बहुत पसंद है। उसकी ये बात सुनते ही मैं जोर से चीखा और उसी के साथ किसी भेड़िए की तरह वो आदमखोर मुझ पर झपटा। मैं ज़मीन पर गिरा और उसने मेरी छाती पर बैठकर अपनी राल मेरे चेहरे पर टपकाते हुए मेरी गर्दन दबोची। उसके लंबे नाखून मेरी गर्दन में धंसने ही वाले थे कि तभी दरवाज़ा खुला और मेरे पिताजी समेत 8-9 लोग अंदर आए और सबने उस आदमखोर को मेरे ऊपर से हटाकर डंडों से उसे पीटना शुरू किया। मैं एक तरफ खड़ा उसे पिटता देख रहा था। इतनी ज़ोर ज़ोर से डंडे मारने के बावजूद भी उसके चेहरे पर एक भयानक हंसी थी। खैर, उस आदमखोर को पुलिस के हवाले कर दिया गया। छानबीन के बाद भी उसकी आइडेंटिटी का कुछ पता नहीं चला। पता चला तो सिर्फ इतना कि कब्रिस्तान से 7 लाशों को निकाल कर वो खा चुका था। शायद उस रात मेरी किस्मत अच्छी थी जो मैं बच गया, नहीं तो शायद मैं भी उस आदमखोर का शिकार बनने ही वाला था। आज भी मेरी यादों में जब कभी उस आदमखोर का चेहरा आता है तो मेरी नींद मुझसे कोसों दूर चली जाती है। खैर, कुछ दिनों बाद मैंने अखबार में पढ़ा कि वो आदमखोर जेल से गायब हो चुका है। तो संभल कर रहिएगा, कहीं आपके मोहल्ले से भी कुत्ते गायब होना शुरू तो नहीं हो गए। मैं हूँ सैम और ये थी रेड स्केरी पॉडकास्ट में आज की कहानी।